हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ASP.NET की स्टेट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो चलें अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होती है। अब आपको ये पता है कि हर वेब सर्वर को एक यूनिक IP एड्रेस असाइन होता है। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक वेब सर्वर नज़र आ रहा है। अब इस वेब सर्वर पे एक 192 यानी कि एक क्लास का एक IP एड्रेस असाइन हुआ है। अब जब भी हमने इस वेब सर्वर पे पड़ी हुई एप्लीकेशन को एक्सेस करना होगा तो हम क्या करेंगे, वेब ब्राउज़र में जाके उसका URL टाइप करेंगे। तो जब हम URL लिखेंगे तो ये URL जाएगा डोमेन नेम के पास। अब डोमेन नेम क्या करेगा, इस URL को ट्रांसलेट कर देगा IP एड्रेस में। जब डोमेन नेम URL को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा तो फिर क्या होगा कि हमारे वेब क्लाइंट या वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड होगा। इस कनेक्शन को कहते हैं हैंडशेक प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे एक वेब ब्राउज़र पिंग करेगा हमारे वेब सर्वर को। अगर तो यहाँ पे ये सर्वर अलाइव है या ये रिस्पॉन्ड कर सकता है तो ये इसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो इससे दोनों के दरमियान यानी कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान क्या होगा, एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। तो जब यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि ये जो वेब ब्राउज़र है इसने अगर डाटा इंसर्ट करना है इस वेब सर्वर पे या डाटा इसने गेट करना है तो ये उसी तरह की रिक्वेस्ट जो होगी वो वेब सर्वर की तरफ सेंड करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट जा रही है और इस HTTP रिक्वेस्ट को क्या मेथड जा रहे हैं, पुट और गेट मेथड जा रहे हैं। आपको ये बात पता है कि अब आपको ये बात पता है कि HTTP के मल्टीपल मेथड्स हैं। हमारे पास HTTP के पोस्ट मेथड है, पुट मेथड है, गेट मेथड है, डिलीट मेथड है, हेड मेथड है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि जिस तरह की भी रिक्वेस्ट हमारा वेब सर्वर सेंड करना चाह रहा है उसी HTTP मेथड को यहाँ पे रिक्वेस्ट के ज़रिए सेंड करेगा। तो अब जब वेब सर्वर पे हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी तो ये वेब सर्वर क्या करेगा, इस वेब क्लाइंट को या वेब ब्राउज़र को क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो जब ये रिस्पॉन्ड कर देगा तो दोनों क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कनेक्शन क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कौन बातचीत करवा रहा है या कौन कम्युनिकेट करवा रहा है, HTTP कम्युनिकेट करवा रहा है। अब क्योंकि हमारे पास HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। अब यहाँ HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब यह है कि HTTP को याद नहीं रहता कि मैंने पिछली रिक्वेस्ट कौन सी सेंड की थी। अब क्योंकि हमारा HTTP क्या करता है कि वेब सर्वर और वेब क्लाइंट के दरमियान मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो इसको भूल जाता है कि मैंने पिछली रिक्वेस्ट क्या सेंड की थी और अगले वाली रिक्वेस्ट क्या सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर क्योंकि मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड होती हैं तो हर रिक्वेस्ट जब कनेक्शन क्लोज हो जाता है यानी कि एक रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्ड, तो जब दूसरी रिक्वेस्ट आएगी तो पहली वाली रिक्वेस्ट को HTTP क्या करेगा, भूल जाएगा। तो अब इसी वजह से कहते हैं कि HTTP क्या है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। अब क्योंकि HTTP स्टेटलेस प्रोटोकॉल है और हमने कुछ डाटा मल्टीपल पेजेस के दरमियान शेयर करना होगा तो हम क्या करेंगे, डाटा शेयर नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमने डाटा शेयर करना हो तो उसके लिए कौन सी तकनीक यूज़ होंगी, ASP.NET की स्टेट मैनेजमेंट तकनीक्स यूज़ होंगी। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि ASP.NET की स्टेट मैनेजमेंट तकनीक्स कौन कौन सी हैं। जब भी हम किसी एप्लीकेशन पे लॉगिन होते हैं तो क्या होता है कि एक सेशन क्रिएट हो जाता है। तो जब हम उस लॉगिन के थ्रू या उस क्रेडेंशियल के थ्रू मल्टीपल पेजेस विजिट करते हैं तो हमारा डाटा क्या करता है, मल्टीपल पेजेस के दरमियान शेयर होता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमने डाटा को शेयर करना होता है तो ये डाटा उस सेशन के अंदर कौन स्टोर करवाता है, स्टेट मैनेजमेंट स्टोर करवाते हैं। अब स्टेट मैनेजमेंट्स के आगे हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक क्लाइंट साइड और दूसरा सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट्स। अब यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट में नज़र आ रहा है कि हमारे पास दो तरह की स्टेट मैनेजमेंट्स हैं। पहले नंबर पे हमारे पास क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट्स हैं और दूसरे साइड पे हमारे पास सर्वर साइड हैं। अब हमारे पास क्लाइंट साइड पे हमारे पास यहाँ पे हिडन फील्ड्स हैं, उसके बाद हमारे पास व्यू स्टेट है, उसके बाद हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग है, कुकीज़ हैं और हमारे पास कंट्रोल स्टेट है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुकीज़ के आगे भी हमारे पास दो टाइप्स हैं। हमारे पास कुकीज़ में परसिस्टेंट कुकीज़ होती हैं और नॉन परसिस्टेंट कुकीज़ होती हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास सर्वर साइड पे दो स्टेट मैनेजमेंट्स हैं। नंबर 1 सेशन स्टेट है और दूसरे नंबर पे हमारे पास एप्लीकेशन स्टेट है।
अब पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं हिडन फील्ड्स। हिडन फील्ड जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास हिडन फील्ड्स क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट है, तो ये क्या करता है कि हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को ब्राउज़र पे सेव करता है। जो हमारे पास हिडन फील्ड्स होते हैं वो हमारे ब्राउज़र पे रेंडर नहीं होते, यानी कि हमारे जो हिडन फील्ड्स होते हैं वो आपको वेब ब्राउज़र में नज़र नहीं आते। अगर आपने ASP.NET के हिडन फील्ड्स लिखने हो तो उसके लिए आप ये सिंटैक्स यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिडन फील्ड्स को एक आईडी असाइन हुआ हुआ है, इसके आगे यहाँ पे आप वैल्यू भी मेंशन कर सकते हैं कि हिडन फील्ड में कौन सी वैल्यू होगी। तो पहले हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं कि हिडन फील्ड्स को आप कैसे ASP.NET एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हिडन फील्ड का टूल बॉक्स यूज़ करेंगे हम, और इसके बाद यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम एक लेबल यूज़ करते हैं और इस लेबल को मैंने आईडी असाइन कर दिया LBL टेक्स्ट, और इसको मैंने टेक्स्ट इसका क्या किया, एम्प्टी कर दिया और इसको विजिबल फॉल्स कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन ब्रेक किया है और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बटन यूज़ किया और इसको मैंने टेक्स्ट असाइन कर दिया शो हिडन फील्ड वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने इस हिडन फील्ड को वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पे 7। अब यहाँ पे मैं सर्वर साइड पे जाता हूँ और अपना कोड लिखता हूँ। तो यहाँ पे पेज लोड के इवेंट पे मैंने यहाँ पे हिडन फील्ड की वैल्यू को चेक किया कि यहाँ पे हिडन फील्ड के अंदर वैल्यू है या नहीं है। अगर हमारे पास हिडन फील्ड के अंदर वैल्यू होगी तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उस वैल्यू को जो कि स्ट्रिंग में है, जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास हिडन फील्ड्स क्या होते हैं कि सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को यूज़ करते हैं, तो स्ट्रिंग वैल्यू को मैंने यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट किया है और उसमें मैंने 1 का इंक्रीमेंट किया। और इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो लेबल था उसके अंदर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दिया द वैल्यू ऑफ हिडन फील्ड इज़ इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड इट्स करंट वैल्यू इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने उसको बोल्ड किया उस वैल्यू को, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो हमारे पास वैल्यू है उसको कनकैटिनेट कर दिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग को कनकैटिनेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने उस वैल्यू जो कि इंटीजर थी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और बटन क्लिक के इवेंट पे मैंने क्या किया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लेबल क्या था, विजिबल फॉल्स था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बटन क्लिक के इवेंट पे उसको मैंने विजिबल ट्रू कर दिया। अब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास हिडन फील्ड की वैल्यू पहले 7 थी तो अब क्या हो गई, 8 हो गई। तो यहाँ पे हमने इसको देखें कि मैंने कहा था कि अब इसका सोर्स कोड हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास हिडन फील्ड को हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हिडन फील्ड की वैल्यू क्या थी, 7 थी। तो यहाँ पे आप सेंसिटिव डाटा को हिडन फील्ड के अंदर यहाँ पे शो नहीं करवाएंगे। तो हम हिडन फील्ड्स जैसे हमारे पास ब्राउज़र में रेंडर नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हम सोर्स कोड में यहाँ पे इसको देख सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करके देखा कि हिडन फील्ड हम क्या कर सकते हैं कि अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हिडन फील्ड के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब क्योंकि हमारे पास हिडन फील्ड एक सिंपल HTML कंट्रोल है तो इसको तमाम के तमाम ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद दूसरा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि HTML क्योंकि सिंपल कंट्रोल्स हैं तो इसके लिए हमें कोई कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ती। जबकि इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि हम HTML कंट्रोल्स को, जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि हमारे पास हिडन फील्ड्स को हम क्या कर सकते हैं कि उसके पेज के सोर्स कोड से अगर हम उस पेज पर राइट क्लिक करें और व्यू सोर्स करें तो हम तमाम के तमाम हिडन फील्ड उस पेज पे देख सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास हिडन फील्ड्स पेज के सोर्स में आ जाते हैं तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेंसिटिव डाटा स्टोर नहीं करेंगे, या हम यहाँ पे सेंसिटिव डाटा स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी यूज़र अगर डाटा देखना चाहेगा तो वो व्यू सोर्स करेगा तो उसको हिडन फील्ड्स के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई नज़र आएंगी। जबकि दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये यहाँ पे हिडन फील्ड्स के अंदर एक ही डाटा टाइप सपोर्ट होती है, यहाँ पे मल्टीपल डाटा टाइप स्टोर नहीं होती। अब यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को सेव करवा सकते हैं, जबकि अगर आपने फ्लोट वैल्यू रखवानी हो या आपने इंटीजर वैल्यू रखवानी हो तो आपको कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कोड लिखने पड़ेंगे। जबकि तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारे पास हिडन फील्ड्स हैं ये सारा डाटा हमारे पास ब्राउज़र में रखते हैं, तो अगर हमारे पास हिडन फील्ड्स का डाटा बहुत बड़ा होगा तो फिर क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जब हम उस पेज पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्या होगा, लोड होके आएगा। तो तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हम बहुत बड़ा डाटा यहाँ पे सेव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने डिसएडवांटेज देखे और एडवांटेजेस देखे। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है व्यू स्टेट। व्यू स्टेट भी हमारे पास क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट है और इसको हम डिफ़ॉल्ट स्टेट मैनेजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर कंट्रोल के आगे एक प्रॉपर्टी होती है इनेबल व्यू स्टेट। अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होती है तो अब यहाँ पे ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं पेज लेवल की
वो व्यू स्टेट में सेव हो रहती हैं। जब भी हम पेज से एक पेज से दूसरे पेज की तरफ रीडायरेक्ट होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास व्यू स्टेट से डाटा डिलीट हो जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज पे हम डाटा सेव करवा सकते हैं। तो अगर हमने एक पेज में डाटा सेव करवाना हो तो हम क्या करेंगे, व्यू स्टेट को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये याद रहे कि व्यू स्टेट कोई एक कंट्रोल नहीं है, एक प्रॉपर्टी है जो कि हर कंट्रोल के अगेंस्ट अवेलेबल होती है। तो अब यहाँ व्यू स्टेट के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल बनाऊंगा और इस टेबल में मैंने यहाँ पे एक रो बनाई और उस रो के अंदर मैंने 2 कॉलम बना लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस रो को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने 3 टाइम्स इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 4 रोज़ आ गई। तो पहले कॉलम में मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि एंटर योर नेम, और इसके दूसरे कॉलम में मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। अब यहाँ पे मैंने दूसरे रो के पहले कॉलम में यहाँ पे मैं एक बटन यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैंने उस बटन को आईडी असाइन कर दिया सेव, और उसका टेक्स्ट भी दे दिया मैंने क्या, सेव। अब इसी तरह यहाँ पे मैंने जो दूसरा कॉलम है इसको मैंने टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट कर दिया और इसके अंदर भी मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक बटन यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बटन यूज़ किया यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे आईडी असाइन कर दिया डिस्प्ले, और इसको मैंने टेक्स्ट भी दे दिया डिस्प्ले। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बटन आ गए। और इसके बाद यहाँ पे मैंने तीसरी रो के पहले कॉलम में यहाँ पे मेंशन किया डाटा इन व्यू स्टेट, और यहाँ पे मैंने एक लेबल यूज़ कर लिया। और चौथी रो के पहले कॉलम में मैंने नंबर ऑफ़ पोस्ट बैच लिखा, और उसके बाद यहाँ पे दूसरे कॉलम में मैंने यहाँ पे एक लेबल लिया। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा डिज़ाइन आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड करना है, तो यहाँ पे मैंने स्टाइल में गया, यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल फॉन्ट वेट बोल्ड, और यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। तो ये दोनों क्या हो गए, बोल्ड हो गए। तो यहाँ पे हमने देखना है कि इसके मैं सोर्स कोड में गया तो पेज लोड के इवेंट पे मैंने देखना है कि हमारे पास पेज पोस्ट बैक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे पहले मैंने चेक किया कि अगर ये पोस्ट बैक हो रहा है तो हम यहाँ पे देखें कि मैंने कहा था कि जो हमारे पास हर कंट्रोल की व्यू स्टेट होते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हर कंट्रोल की व्यू स्टेट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, इनेबल होती है या ट्रू होती है। तो अब यहाँ पे मैं पोस्ट बैक के अंदर चेक कर रहा हूँ कि व्यू स्टेट जो काउंटर है वो नल तो नहीं है। अगर वो नल है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसको एक वैल्यू असाइन कर दूँगा 1। अगर वो नल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, उसको एक वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करवाया काउंटर के नाम से, उसमें मैंने यहाँ पे उसको पार्सिंग की, यानी कि उस काउंटर जो कि स्ट्रिंग टाइप में था उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, किस में, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंटर इज़ इक्वल टू काउंटर प्लस 1, यानी कि एक इंक्रीमेंट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं लेबल 2, यानी कि जो हमारे पास लेबल 2 था उसके अंदर मैंने उस काउंटर की वैल्यू दे दी, काउंटर डॉट टू स्ट्रिंग, जो कि इंटीजर था उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस व्यू स्टेट के अंदर हम अपडेटेड वैल्यू स्टोर करवा देंगे। तो अब यहाँ पे क्योंकि काउंटर में इंक्रीमेंट हुआ था तो अपडेटेड वैल्यू हमने क्या की, व्यू स्टेट के अंदर सेव करवा ली। अब यहाँ पे बटन क्लिक के इवेंट पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे बटन क्लिक के इवेंट पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा कि व्यू स्टेट, और जो कि व्यू स्टेट का नाम था यूज़र नेम, और यहाँ पे हम 2 व्यू स्टेट बना रहे हैं, एक काउंटर के नाम से और एक यूज़र नेम के नाम से। तो यहाँ पे व्यू स्टेट यूज़र नेम जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में डाटा होगा वो इसमें आ जाएगा, और टेक्स्ट बॉक्स को हम क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे। और उसके बाद लेबल जो 2 है उसका जो टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे काउंटर, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि लेबल में स्ट्रिंग जाता है। और उसके बाद डिस्प्ले के इवेंट पे मैंने यहाँ पे क्या किया कि लेबल 1 में जो हमारे पास यूज़र नेम था, जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू थी, वो वैल्यू हमने क्या की, लेबल 1 को दे दी। और जो हमारे पास लेबल 2 था उसको हमने क्या साइन कर दिया, काउंटर की वैल्यू दे दी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे मैं डाटा एंटर करता हूँ राशिद, ये सेव हो गया। अब हमारे पास व्यू स्टेट के अंदर डाटा सेव हो गया है। अब इसको डिस्प्ले करता हूँ तो देखें कि हमारे पास डाटा जो व्यू स्टेटमेंट था वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब मैंने इसी तरह आदिल अली को सेव किया और डिस्प्ले किया, तो यहाँ पे राशिद की जगह क्या हो गया, डाटा आ गया, आदिल अली आ गया। तो अब यहाँ पे इसी तरह हम व्यू स्टेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि जब मैंने इसको दोबारा रिफ़्रेश किया तो वो डाटा क्या हो गया, क्योंकि मैंने कहा था ये पेज लेवल का है, तो इस वजह से यहाँ पे पेज लेवल के दौरान हमारा क्या होगा कि जब हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो उसमें डाटा सेव नहीं होगा, तो हमें एरर देगा।
हमने यहाँ पे व्यू स्टेट की प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखी, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास व्यू स्टेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला एडवांटेज व्यू स्टेट का ये है कि यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म है। अगर हमने यहाँ पे एक पेज पे मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड करनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, व्यू स्टेट को यूज़ करेंगे अगर हमने डाटा को रिटेन करना हो तो। जबकि दूसरे नंबर पे हमारे पास एडवांटेज ये है कि अगर हमने एक ही पेज पे पोस्ट बैक करना है, यानी कि एक पेज पे हमने बटन पे क्लिक किया और उस बटन क्लिक पे हमने उसी पेज पे वापस आना है, तो अगर हमने एक ही पेज पे बार बार विजिट करना है, तो अगर मल्टीपल पोस्ट बैक्स कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, व्यू स्टेट यूज़ करेंगे अगर हमने डाटा को रिटेन करना हो। यहाँ पे हमने एडवांटेज देखे, उसके बाद डिसएडवांटेज यहाँ पे देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज भी इसका वही है जो हमारे पास हिडन फील्ड्स का था, कि हिडन फील्ड्स की तरह यहाँ पे भी हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सेव नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारे पेज का साइज इंक्रीज होगा और जब हमारे पास वो पेज लोड होगा तो उसके लिए हमें लेट रिस्पॉन्ड मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे पहले हमने देखा कि हिडन फील्ड्स में भी हम सेंसिटिव डाटा नहीं रख सकते, तो यहाँ पे भी व्यू स्टेट क्योंकि डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म है तो इसके अंदर भी हम यहाँ पे कोई सेंसिटिव डाटा नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे इसको टेम्पर किया जा सकता है इजीली कि यहाँ पे हम सेंसिटिव डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। जैसे हम पासवर्ड यहाँ पे व्यू स्टेट के अंदर सेव नहीं कर सकते, हम क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो व्यू स्टेट के अंदर डाटा होता है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग भी हमारे पास क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे हमने पहले जो दो स्टेट मैनेजमेंट डिस्कस किए हैं, हिडन फील्ड्स और व्यू स्टेट, उसमें हमने देखा कि दोनों जो हमारे पास स्टेट्स थी वो क्या कर रही थी, एक सिंगल पेज पे हमने वैल्यू स्टोर करवानी हो तो वो सिंगल पेज के लिए थी। अगर हमने एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जाना हो, यानी कि एक पेज से हमने कुछ डाटा दूसरे पेज की तरफ लेके जाना है, तो हम ना व्यू स्टेट यूज़ करेंगे या ना हम हिडन फील्ड यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्यूरी स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। क्यूरी स्ट्रिंग हमारे पास कुछ कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स होते हैं जो हम यूआरएल के अंदर एम्बेड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक यूआरएल नज़र आ रहा है, इस यूआरएल को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे पहला पार्ट जो हमारे पास है वो स्कीम है या हमारे पास प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान बातचीत करवाता है। तो यहाँ पे HTTPS क्या है, एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्या है, डोमेन नेम है। यहाँ पे www.virtualeducationpoint.com क्या है, एक डोमेन नेम है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पे पेज आता है। यहाँ पे जो हमारे एप्लीकेशन का पेज होगा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है welcome.aspx, तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारी एप्लीकेशन का पेज है। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन मार्क के बाद आपको यहाँ पे 2 पैरामीटर नज़र आ रहे हैं, एक एफ नेम और दूसरा लास्ट नेम। यहाँ पे हमारे पास एफ नेम के भी आगे वैल्यू है और यहाँ पे एल नेम यानी कि लास्ट नेम के आगे भी हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने 2 क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास किए हैं, एफ नेम और लास्ट नेम, और उस साथ उसमें मैंने क्या किया है, वैल्यू भी भेजी है। तो जब हम welcome.aspx से जाएंगे तो क्या होगा कि हम यहाँ पे डाटा भी उस पेज पे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल पेजेस के दरमियान हमने डाटा शेयर करना हो तो हम क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू इस डाटा को शेयर कर सकते हैं। अब क्यूरी स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ और इस टेबल में यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे एक रो बनाई और उस रो के अंदर मैंने 2 कॉलम लिए। और पहले कॉलम में यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और इसी रो को मैंने कॉपी करके फिर क्या किया, पेस्ट कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर लास्ट नेम। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रो आ गई और तीसरी रो में यहाँ पे इसमें हमें एक कॉलम चाहिए। पहली वाली 2 रोज़ में 2 कॉलम थे और इस कॉलम में हमें एक कॉलम चाहिए, तो मैंने इस एक कॉलम को क्या किया, 2 के बराबर कर लिया। तो इस वजह से मैंने इसको कॉलम स्पैन क्या किया, 2 किया। अब इस कॉलम के अंदर मैंने रखवाया एक बटन और यहाँ पे मैंने इस बटन को आईडी दिया सबमिट और इसको टेक्स्ट भी दिया मैंने सबमिट। और इसी तरह मैं यहाँ पे एक चौथी रो भी बना लेता हूँ। तो उस चौथी रो में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लेबल रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैंने ऑन क्लिक के इवेंट पे क्या किया है, एक इवेंट क्रिएट किया है। अब यहाँ पे मैंने बटन क्लिक के इवेंट पे कहा कि क्या करें कि आप welcome.aspx के पेज पे रीडायरेक्ट कर दें, और क्या करें कि इसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए हैं। अब इस पेज के आगे आप देखें कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। मैंने कहा था क्वेश्चन मार्क के बाद आपके क्या होता है, क्वेरी स्ट्रिंग यूज़ होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 पैरामीटर हम पास करवा रहे हैं। तो पहला पैरामीटर का नाम है एफ नेम और इसकी वैल्यू क्या है, जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 में वैल्यू होगी। और दूसरा पैरामीटर मैंने क्या करना है, एल नेम का पास किया और उसको मैंने सेपरेट किया एंड के ऑपरेटर से।
अब इसके बाद यहाँ पे वेलकम पेज पे आया और इस वेलकम पेज पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेलकम पेज पे मैंने एक हेडिंग लगाई और इस हेडिंग में मैंने टेक्स्ट दिया वेलकम, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक लेबल यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे मैंने पेज लोड के इवेंट पे क्या करना है, उस क्यूरी स्ट्रिंग के डाटा को गेट करना है। तो अब यहाँ पे मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया एफ नेम से, और इस लोकल वेरिएबल में मैंने जो हमारे यूआरएल में डाटा आ रहा होगा, तो उस यूआरएल का डाटा मैंने क्या करना है कि उसमें एफ नेम था हमने पास किया, तो उसको एफ नेम को मैंने गेट करके इसमें सेव करवाया। इसी तरह मैंने एल नेम को भी गेट करके यहाँ पे सेव करवा लिया। तो जो यूआरएल में 2 पैरामीटर होंगे वो यहाँ पे लोकल वेरिएबल में सेव हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो लेबल 1 है उस पर मैंने मैसेज शो करवा दिया वेलकम एफ नेम प्लस लास्ट नेम, यानी कि अगर मैं राशि जहांगीर पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, वेलकम राशि जहांगीर। तो अब यहाँ पे मैंने इसको सेव करके एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने फर्स्ट नेम एंटर किया, लास्ट नेम एंटर किया, तो यहाँ पे मैसेज आ गया वेलकम राशि जहांगीर। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ऊपर 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, एफ नेम और एल नेम, और क्वेश्चन मार्क से सेपरेट हो रहे हैं। अब इसके बाद जैसे अब मैं गूगल पे सर्च करता हूँ डीप लर्निंग, तो यहाँ पे देखें कि इसमें भी सर्च के आगे क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे यहाँ पे मैंने देखें कि मल्टीपल पैरामीटर पास हो रहे हैं। तो इसी तरह जैसे गूगल में हो रहा था, यहाँ पे भी हमने क्यूरी स्ट्रिंग पास किया है और इसमें 2 पैरामीटर पास किए हैं। हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखी क्यूरी स्ट्रिंग की। तो अब हम यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करके देखते हैं। यहाँ पे पहला जो हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग का एडवांटेज है कि यहाँ पे हम मल्टीपल पेजेस के दरमियान अगर हमने डाटा शेयर करना हो तो क्यूरी स्ट्रिंग ईजिएस्ट वे है अगर हमने डाटा को मल्टीपल पेजेस के दरमियान शेयर करना हो। और इसके बाद दूसरा एडवांटेज क्यूरी स्ट्रिंग का ये है कि तमाम के तमाम ब्राउज़र क्यूरी स्ट्रिंग को सपोर्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस क्यूरी स्ट्रिंग को इजीली यूज़ कर सकते हैं तमाम के तमाम ब्राउज़र में, और एक पेज से दूसरी तरफ हम डाटा को इजीली शेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग के कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब पहला जो डिसएडवांटेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि क्योंकि हमारे पास ब्राउज़र में यूआरएल के अंदर तमाम का तमाम डाटा नज़र आ रहा होता है। अब क्योंकि डाटा नज़र आ रहा होता है तो हम यहाँ पे सेंसिटिव डाटा को यहाँ पे शो नहीं करवाएंगे। हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन शो नहीं करवा सकते, यहाँ पे पासवर्ड ये शो नहीं करवा सकते। और दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्योंकि यूआरएल के अंदर कुछ लिमिट होती है, यहाँ पे हर यूआरएल के 2083 कैरेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर हमने बहुत बड़ा डाटा एक पेज से दूसरे पेज के दरमियान शेयर करना हो तो फिर क्या करेंगे कि हम क्यूरी स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ लिमिट है यूआरएल की, तो हम उस लिमिट से ज़्यादा डाटा को शेयर नहीं कर सकते। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट नंबर पे जो क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट है वो है कुकीज़। कुकीज़ हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा होता है जो हमारे ब्राउज़र में स्टोर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कुकीज़ का डाटा है वो एक्चुअली हमारे क्या होता है, हार्ड ड्राइव में सेव हो रहा होता है। जब भी अगर आपने कोई कुकीज़ का डाटा देखना हो तो आप ब्राउज़र्स जो यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, लेट्स सपोज सी ड्राइव हैं, तो आप सी ड्राइव में देखें कि वहाँ पे हमारे पास जितनी भी कुकीज़ होंगी वो वहाँ पे हमारे हार्ड ड्राइव में सेव हुई होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास कुकीज़ का काम है कि अगर हमने एक डाटा को रीयूज़ करना है, तो अगर हमने एक डाटा को बार बार यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कुकीज़ यूज़ करेंगे। अब कुकीज़ हमारे पास 2 तरह की होती हैं, एक नॉन परसिस्टेंट कुकीज़ और दूसरी परसिस्टेंट कुकीज़। तो अब हम इन दोनों को 1 बाय 1 देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। तो पहले नंबर पे हमारे पास आता है परसिस्टेंट कुकीज़। तो पहले नंबर पे हमारे पास आती है परसिस्टेंट कुकीज़। परसिस्टेंट कुकीज़ हमारे हार्ड ड्राइव में सेव होती हैं जब तक हमने डेट और टाइम फिक्स किया होता है। जब हम कुकीज़ में डाटा सेव करवा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए एक डेट एंड टाइम फिक्स कर देते हैं। उस डेट एंड टाइम के बाद वो कुकीज़ क्या हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं। तो अगर आपने कुकीज़ अपने कोड में लिखनी हो तो उसके लिए पहला सिंटैक्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अगर हमने कुकीज़ को लिखना हो तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम कुकीज़ को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको HTTP कुकीज़ की एक क्लास नज़र आ रही है और इस क्लास का हम 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दे रहे हैं कुकीज़ को, और उसके बाद यहाँ पे हम एक्सपायरी डेट दे रहे हैं। तो इस डेट के बाद क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे 2 मिनट्स के बाद ये कुकीज़ क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर आपने कुकीज़ को अपने कोड में लिखना हो तो आप क्या करेंगे, ये सिंटैक्स यूज़ करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आती हैं नॉन परसिस्टेंट कुकीज़। नॉन परसिस्टेंट कुकीज़ हमारे हार्ड ड्राइव पे परमानेंटली सेव नहीं होती। ये तब तक हमारे ब्राउज़र में सेव रहती हैं जब तक हमारा ब्राउज़र एक्टिव रहता है। जब हम ब्राउज़र को क्लोज़ कर देते हैं तो क्या होता है कि ये कुकीज़ भी क्या हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं।
तो ये हमारे जो कुकी नॉन परसिस्टेंट कुकीज़ हैं हमारे परमानेंटली हार्ड ड्राइव पे सेव नहीं होती। तो अगर आपने नॉन परसिस्टेंट कुकीज़ को अपने कोड में लिखना हो तो आपको उसके लिए ये सिंटैक्स यूज़ करेंगे जैसा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो। तो अब यहाँ पे उसके लिए दो सिंटैक्स हैं, जैसे परसिस्टेंट कुकीज़ के लिए थे तो आप इसके लिए पहला सिंटैक्स भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे दूसरा सिंटैक्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने कोई एक्सपायरी डेट नहीं मेंशन की, यहाँ पे हमने डेट टाइम फिक्स नहीं किया। तो यहाँ पे अगर क्योंकि हमने डेट टाइम नहीं दिया तो ये कुकीज़ तब तक रहेंगी जब हमारा ब्राउज़र एक्टिव रहेगा। जब हम ब्राउज़र को क्लोज़ कर देंगे तो ये कुकीज़ क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। अब कुकीज़ के लिए भी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ और टेबल में मैंने एक रो बनाई और उस रो में मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया और इस कॉलम में मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा सेलेक्ट बैकग्राउंड कलर। अब दूसरे कॉलम में मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे रखी और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मैं कुछ आइटम्स ऐड करवा लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने पहला ड्रॉप डाउन लिस्ट को बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड किया और यहाँ पे मैंने 3 आइटम्स ऐड करवा लिए हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्टेड को क्या किया, एंड किया और यहाँ पे जो हमारे पास रेड की वैल्यू है, यानी कि हर आइटम्स का एक टेक्स्ट होता है, एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पे टेक्स्ट रेड है, वैल्यू भी रेड है। और दूसरे आइटम्स की क्या है कि टेक्स्ट भी रेड है और वैल्यू भी ब्लू है और वैल्यू भी ब्लू है। तो इसी तरह तीसरे वाले की हमारे पास ग्रीन, तो वैल्यू भी ग्रीन। तो यहाँ पे हमने 3 आइटम्स ऐड करवाए हैं और इनको वैल्यूज़ भी असाइन कर दिए हैं। और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के एक इवेंट है ऑन सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, तो उस पर हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक इवेंट क्रिएट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे बॉडी में आके मैं इसको एक आईडी असाइन करता हूँ, बॉडी टैग, और इसको मैंने रन एट क्या किया, सर्वर किया। अब मैं सर्वर साइड कोड पे जाता हूँ और सर्वर साइड कोड में उस इवेंट पे यहाँ पे इवेंट पे मैं यहाँ पे जाके बॉडी के टैग को यूज़ करता हूँ। अब मैंने जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है मैंने, यानी कि जो ड्रॉप डाउन में लिस्ट में वैल्यू होगी रेड या ब्लू या ग्रीन, तो वो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम उस पेज की बैकग्राउंड कलर दे देंगे। तो मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट वैल्यू होगी वही उसका बैकग्राउंड कलर बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमने जो अभी डिस्कस किया कि हमारे पास जो कुकीज़ हैं वो हम HTTP कुकी की क्लास को यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने एस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस कुकी को हमने क्या की, एक वैल्यू असाइन कर दी और वो वैल्यू है जो हमारी ड्रॉप डाउन वैल्यू से सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इस कुकी को मैंने यहाँ पे एक्सपायरी डेट दे दी। तो इसकी एक्सपायरी डेट हमारे पास क्या है, 2 मिनट्स हैं। तो 2 मिनट्स के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने इस को सेट कर दिया कुकीज़ को। यहाँ पे जो हमारे ब्राउज़र में कुकीज़ इनेबल होंगी तो यहाँ पे हमारे ब्राउज़र में ये डाटा सेव हो जाएगा। अब पेज लोड के इवेंट पे मैं चेक करता हूँ कि जो हमारे कुकी है जिसको हमने नाम दिया है BG कलर, वो नल है या नहीं है। तो अगर नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर वैल्यू है वो वाले रखेंगे जो हमारे क्या है ब्राउज़र में ऑलरेडी सेव है। तो जो ऑलरेडी ब्राउज़र में सेव हैं उसको मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर शो करवा देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी जो पेज का होगा बैकग्राउंड कलर वो क्या होगा, जो हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट का होगा। और उसके बाद मैं ऑटो पोस्ट बैक क्या करता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट का ट्रू करके उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इसका बैकग्राउंड ग्रीन होता है या नहीं। तो अब यहाँ पे मैंने इसको क्या किया कि पेज को एग्जीक्यूट किया, तो अब यहाँ पे पेज लोड हो रहा है। तो पेज लोड होने में थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन किया तो यहाँ पे देखें कि इसका कलर ग्रीन हो गया। अब मैं ब्राउज़र को क्लोज़ कर देता हूँ, लेकिन स्टिल क्या है कि ये क्या होगा, कुकी सेव हो गई ब्राउज़र में। अब मैंने इसको बंद करके यानी सर्वर को क्लोज़ करके स्टॉप करके दोबारा से मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो अब स्टिल क्या है, इसका बैकग्राउंड ग्रीन है। अब यहाँ पे दोबारा से वाइट नहीं हुआ। तो क्योंकि ये जो कुकीज़ थी क्या है कि ये ग्रीन हो गई थी, सेव थी, तो इस वजह से अब मैं इसको दोबारा चेंज भी कर रहा हूँ तो ये 2 मिनट से पहले नहीं होगी। तो अब यहाँ क्योंकि जब 2 मिनट्स एक्सपायर हो जाएंगी तो फिर हम इसकी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं, यानी कि रेड भी कर सकते हैं या ब्लू कर सकते हैं। हमने कुकीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखा, तो अब हम यहाँ पे कुकीज़ के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करके देखते हैं। तो जो पहला हमारे पास एडवांटेज है, कुकीज़ इजी हैं। हम इसको बिल्कुल 1-2 लाइनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कुकीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगर हमने कुकीज़ को सेव करवाना हो हार्ड ड्राइव पे तो ये थोड़ी सी डाटा लेती है, यानी कि फ्यू बाइट्स लेती है और उसके बाद हमारा डाटा क्या होता है कि हार्ड ड्राइव पे सेव हो जाता है। और इसके डिसएडवांटेज यहाँ पे ये हैं कि यहाँ पे क्योंकि हमारे पास परमानेंटली डाटा सेव होता है
तो अब यहाँ पे जब हम हमारी कुकीज़ एक्सपायर भी हो जाती हैं तो उसके बाद भी हमारा पास डाटा क्या होता है, परमानेंटली सेव रहता है। तो अगर हमने कुकीज़ को रिमूव करना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली उन कुकीज़ को रिमूव करना पड़ेगा। तो पहला डिसएडवांटेज ये है। अब दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ पे यह है कि कुकीज़ क्योंकि हमारे पास हार्ड ड्राइव पे सेव होती हैं, क्लाइंट के कंप्यूटर पे सेव होती हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई अपना सेंसिटिव डाटा सेव नहीं करवाएंगे कुकीज़ के अंदर। और इसके बाद तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे क्योंकि कुकीज़ को यहाँ पे हम मैन्युअली डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर हमारे ब्राउज़र में कुकीज़ को हम डिसेबल कर दें तो हम क्या करेंगे कि डाटा को हम सेव नहीं करवा पाएंगे। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे कुकीज़ को ब्राउज़र के अंदर इजीली डिसेबल किया जा सकता है। अब उसके बाद हमारे पास आता है सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट। अब सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट में हमारे पास दो हैं, एप्लीकेशन स्टेट और सेशन स्टेट। तो अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं सेशंस। सेशन हमारे पास ASP.NET का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब यहाँ पे अगर हमने मल्टीपल पेजेस के दरमियान डाटा को शेयर करवाना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कुछ टाइम के लिए अगर हमने डाटा को मल्टीपल पेजेस के दरमियान शेयर करना हो तो हम क्या करेंगे, सेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब सेशन क्या है कि सर्वर साइड हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे सेशन के थ्रू हम कहाँ पे डाटा सेव कर रहे होते हैं, सर्वर साइड पे डाटा सेव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड होता है। तो जब हम यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं और उसके बाद सबमिट के बटन पे या लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं तो वही यूज़र नेम हमें क्या होता है कि मल्टीपल पेजेस के दरमियान नज़र आ रहा होता है। तो अब हम क्या कर रहे होते हैं कि एक पेज का डाटा मल्टीपल पेजेस के दरमियान शेयर कर रहे होते हैं। अब हर सेशन का क्या होता है कि टाइम आउट होता है कि जब हम सेशन का टाइम आउट सेट करते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो उस टाइम के बाद क्या होता है कि सेशन टाइम आउट हो जाता है और लॉगिन जो हमने किया होता है वो रीडायरेक्ट हो जाता है वापस लॉग आउट होके उसी पेज पे। कुछ टाइम के लिए हमने अगर डाटा मल्टीपल पेजेस के दरमियान शेयर करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, सेशन को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास टेबल है और इस टेबल में यहाँ पे मैंने एक रो बनाई और इसके अंदर मैंने एक कॉलम बनाया और कॉलम में मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर यूज़र नेम। अब यहाँ पे सेशन में क्योंकि लॉगिन और लॉग आउट बनाना है तो यहाँ पे मैंने पहले किया कि एंटर यूज़र नेम और इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। तो यहाँ पे मैं इस पूरी रो को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को लिया और इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं कहता हूँ एंटर पासवर्ड और यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट मोड क्या देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे पास यूज़र नेम भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास तीसरे जो रो है वो हमारे पास रो में क्या है कि एक कॉलम है। तो अब इस एक कॉलम को मैंने क्या किया कि 2 कॉलम के बराबर रखा और इसको टेक्स्ट लाइन मैंने सेंटर दिया और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक बटन दे दिया और उसको मैंने टेक्स्ट दे दिया लॉगिन और इसको आईडी असाइन कर दिया BTN लॉगिन। और इसके ऑन क्लिक के इवेंट पे मैंने एक इवेंट क्रिएट कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे मैंने चौथी रो बनाई और इसके अंदर मैंने क्या यूज़ करना है, एक लेबल यूज़ करना है। यानी कि अगर हमारे पास इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड है तो हम वो वाला मैसेज यहाँ पे लेबल के अंदर शो करवाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको आईडी असाइन कर दिया। अब 4 रो हमारे पास बन गई हैं। तो अब इसके मैं सर्वर साइड कोड पे जाता हूँ और यहाँ पे जो लॉगिन है मैं चेक करता हूँ कि उसका जो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, राशिद होना चाहिए और टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू हैं तो वैलिड है यूज़र नेम पासवर्ड, अगर ये नहीं है वैल्यूज़ तो क्या है कि इनवैलिड पासवर्ड और यूज़र नेम है। तो अगर ये वैलिड है तो हम क्या करेंगे, एक सेशन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और उस सेशन को मैंने क्या किया, नाम दिया यूज़र नेम और उसमें टेक्स्ट बॉक्स 1 दे दिया और इसको मैंने रिस्पॉन्ड रीडायरेक्ट कर दिया किधर, सेशन वाले पेज पे। अगर तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ नहीं है, राशिद भी नहीं है और 1 2 3 भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करवाएंगे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। अब यहाँ पे हम सेशन के पेज पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम एक लेबल रखते हैं और उसको हम यहाँ पे रखते हैं लेबल नेम और यहाँ पे इसमें लेबल के बाद यहाँ पे हम एक बटन रखते हैं और इस बटन को मैं टेक्स्ट असाइन कर देता हूँ लॉग आउट। तो यहाँ पे लॉग आउट जब हमारे पास आ जाएगा तो यहाँ पे हम सेशन के पेज लोड के इवेंट पे आते हैं और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि सेशन जो हमने क्रिएट किया था यानी कि यूज़र नेम जो सेशन था वो नल है या नहीं है। अगर तो नल नहीं है तो इसका मतलब है वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड था।
तो अब यहाँ पे हम कहेंगे कि जो लेबल नेम है उसमें हम मैसेज शो करवा देंगे वेलकम, और जो हमारे पास यूज़र नेम होगा उसका प्रिंट करवा देंगे यूज़र नेम। तो यहाँ पे हम कहेंगे वेलकम राशिद। तो यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट करवा दिया। अगर ये सेशन जो है ना जनरेट नहीं हुआ यानी कि डायरेक्टली इस पेज को ही एक्सेस करना चाह रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट इस पेज पे आना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि उसका सेशन जनरेट नहीं होगा, तो हम उसको लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। इसी तरह हम लॉग आउट के एक इवेंट क्रिएट करते हैं, और लॉग आउट पे जब बटन क्लिक करेंगे तो हम सेशन को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे या किल कर देंगे। तो हम यहाँ पे सेशन जो हमारा यूज़र नेम है जब लॉग आउट पे होगा तो हम सेशन को क्या करेंगे, किल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेशन यूज़र नेम नल कर दिया। तो और उसके बाद जब हम क्लिक कर देंगे तो हम लॉगिन के पेज पे वापस चले जाएंगे। अब हमने सेशन का टाइम आउट सेट करना है। जैसे मैंने कहा कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है सेशन का, तो यहाँ पे web.config के system.web के अंदर मैं यहाँ पे सेशन स्टेट और इसको टाइम आउट दिया 1 मिनट। तो 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सेशन एंड हो जाएगा, तो लॉग आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसको पेज को सेव करके एग्जीक्यूट करवाया। तो अब यहाँ पे लॉगिन पेज को मैंने लोड करवाना है, तो यहाँ पे लॉगिन पेज क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने यूज़र नेम दिया, यहाँ पे राशिद दिया, और इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया। तो यहाँ पे क्या है, इनवैलिड है। यहाँ पे 1 2 3 एंटर किया तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे मैं लॉग आउट करता हूँ तो यह देखें कि वापस आ गया। अब मैं बैक जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं जाने दे रहा, क्योंकि हमारा सेशन नहीं है। अब अगर डायरेक्टली मैं उस पेज पे जाना चाह रहा हूँ तो भी नहीं जाने दे रहा, क्योंकि सेशन नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा से 1 2 3 देता हूँ, तो यहाँ पे सेशन एक्टिव हो गया, और उसके बाद हम इस पेज पे आ गए। अब हम 1 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो ये सेशन लॉग आउट बटन पे क्लिक किए बगैर ही, क्योंकि टाइम आउट हो गया होगा, तो ये वापस किधर चला गया, लॉगिन के पेज पे चला गया। हमने सेशन को इम्प्लीमेंट करके देखा। अब इसके बाद हम यहाँ पे सेशन को क्या करते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज डिस्कस करके देखते हैं। सेशन का पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पे क्या है कि हम अपनी सिक्योर इंफॉर्मेशन को सेव करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि क्लाइंट साइड पे आप क्या करते हैं कि सेंसिटिव डाटा को सेव नहीं करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेशन के थ्रू आप क्या करते हैं कि अपना सेंसिटिव डाटा को सेव करवा सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमने पहले कहा कि जो हमारे पास सेशन है वो सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे सेशन का जो डाटा है वो यहाँ पे सेव हो रहा होता है, हमारे सर्वर पे सेव हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम सिक्योर या सेंसिटिव डाटा को सेव करवा सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सेशन एक लिमिटेड होता है सिंगल यूज़र पे। अब जैसे मैंने कहा कि जो हर सेशन है वो एक सिंगल यूज़र से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज की हमने बात की, तो अगर मैंने पहले लॉगिन किया है तो मेरा सेशन 1 मिनट चलेगा और मैं पहले लॉग आउट हो जाऊँगा। और इसी तरह किसी और पर्सन ने उसी पेज पे मेरे 1 मिनट के बाद यहाँ पे लॉगिन किया है, तो फिर क्या होगा कि उसका टाइम और आगे बढ़ जाएगा और वो 1 मिनट के बाद फिर क्या होगा कि लॉग आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सेशन क्या होते हैं कि एक सिंगल यूज़र से रिलेटेड होते हैं, कि हर यूज़र का या हर पर्सन का अपना अलग अलग सेशन क्रिएट होता है या जनरेट होता है, और उनके टाइम जिस टाइम से वो लॉगिन हुए हैं और जिस टाइम पे वो लॉग आउट हुए हैं, तो उस टाइम आउट के मुताबिक उनका क्या होता है, सेशन एंड हो जाता है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं इसके डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज मैंने जैसे पहले कहा कि सेशन का डाटा क्या होता है, सर्वर पे स्टोर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सर्वर पे जब डाटा स्टोर होता है तो उससे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस थोड़ी लो हो जाती है। अब इसके बाद लास्ट नंबर पे हमारे पास आता है एप्लीकेशन स्टेट। एप्लीकेशन स्टेट भी हमारे पास सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट है, और यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन स्टेट जो है वो एक सिंगल यूज़र से रिलेटेड नहीं होती, ये तमाम के तमाम यूज़र्स के दरमियान शेयर होती है, और तमाम यूज़र क्या होते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर इस सारे डाटा को शेयर कर सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में हमने देखा था कि सेशन क्या थे, एक सिंगल यूज़र से रिलेटेड थे, जबकि हमारे पास एप्लीकेशन स्टेट क्या है कि ये तमाम के तमाम यूज़र से रिलेटेड है, यानी कि तमाम के तमाम यूज़र्स एप्लीकेशन स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं और डाटा को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखना हो कि हमारी एप्लीकेशन में या हमारे किसी स्पेसिफिक पेज पे कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स ने विज़िट किया है। तो अब क्योंकि हम तमाम के तमाम आने वाले यूज़र्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो तमाम का तमाम डाटा हम कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, एप्लीकेशन में स्टोर करवाएंगे। अब एप्लीकेशन स्टेट के अंदर जो डाटा सेव होगा वो तमाम के तमाम आने वाले यूज़र्स का डाटा होगा, वो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन में सेव करवाएंगे। तो हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ़ यूज़र ने इस पेज को विज़िट किया हुआ है।
अब इसके बाद यहाँ पे हम आखिरी नंबर पे हमारे पास आता है एप्लीकेशन स्टेट। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बटन यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट इसको साइन कर देते हैं शो विजिट्स। अब हमने यहाँ पे ये करना है कि हमारे पेज पे कितने नंबर ऑफ़ विजिट्स हैं, यानी कि कितने यूज़र ने हमारे पेज को विज़िट किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बटन के बाद एक लेबल लगा लिया और इसके बाद यहाँ पे मैंने इस बटन क्लिक पे यहाँ पे एक इवेंट क्रिएट कर लिया और यहाँ पे मैं इसके सोर्स कोड में जाता हूँ, यानी सर्वर साइड कोड पे। तो यहाँ पे मैंने एक काउंटर का वेरिएबल बनाया और इसको 0 से इनिशियलाइज़ करवाया। अब यहाँ पे मैंने देखना है पहले नंबर पे कि जो हमारे पास एप्लीकेशन स्टेट है वो क्या है, नल तो नहीं है, यानी कि कोई और इस नाम से वेरिएबल बना हुआ है या नहीं। अगर तो ये नल नहीं है तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर में। और वो वैल्यू हम क्या करेंगे, काउंटर जो हमने लोकल वेरिएबल बनाया है उसमें सेव करवा देंगे। अगर तो ये सेशन उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस काउंटर में एक इंक्रीमेंट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इस एप्लीकेशन जो हमारे पास स्टेट है उसके अंदर हम इस वेरिएबल को रख देंगे काउंटर को। और उसके बाद यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे और उसको हम लेबल में स्टोर कराएंगे। और मैसेज हमने प्रिंट करवाया, दिस पेज हैज़ बीन विजिटेड फॉर, और इसके बाद यहाँ पे हम उस काउंटर की वैल्यू दे देंगे और काउंटर को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और इसको हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी। और यहाँ पे मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो रहा है कि पेज लोड हो रहा है। अब यहाँ पे पेज जब लोड हुआ तो यहाँ पे देखें कि मैंने इस पर क्लिक करता जा रहा हूँ तो वैल्यूज़ क्या हो जाती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो अब हम इससे हम देख सकते हैं कि हमारे पेज को कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स ने विज़िट किया है। तो इस तरह हम एप्लीकेशन स्टेट को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।